इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2020 और वर्ष 2019 में चतुर्थ सेमेस्टर के पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है जिसको जिंक कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं की जो सामान्य जीवन अवधि होती है वह 120 दिन की होती है और थैलेसीमिया रोग हो जाने के बाद से आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, पहला ऑप्शन दिया गया धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है जो कि गलत है, धन विद्युत प्रवृत्ति हमेशा घटती है। दूसरा है धात्विकता बढ़ती जाती है, वो भी गलत है, धात्विकता घटती है। तीसरा है आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या जब हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो वो भी घटती जाती है। बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है जो कि सही उत्तर होगा। किसी भी आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति हमेशा घटती है, इस वजह से तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लैमार्कवाद का आधार है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो धारा का जो सूत्र होता है वह आवेश बटे समय यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इस वजह से I बराबर Q/T। ऑप्शन नंबर 2 पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। देखिए, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में दुर्लभ खनिजों जैसे कि मृदा आदि से प्राप्त किया गया था इन तत्वों को, इस वजह से इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। और परमाणु क्रमांक के बारे में आपसे पूछा गया तो 57 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और ये भी पूछा गया कि आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। तो आवर्त सारणी में इन्हें नीचे F ब्लॉक में स्थान दिया गया है। सातवां प्रश्न है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से CD4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है क्योंकि CD4 कोशिका ही शरीर में प्रतिरोधक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो इन्हीं की कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जिसकी वजह से एड्स विषाणु शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो स्वस्थ व्यक्ति में CD4 कोशिकाओं की संख्या 500 से 1500 प्रति ml होती है, लेकिन एड्स संक्रमण होने के बाद से इनकी संख्या 200 प्रति ml या फिर इससे भी कम हो सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा CD4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है एड्स के संक्रमण होने से। आठवां प्रश्न है, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो कि फूल पत्तियां यानी कि शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं उनको सर्वहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, इसके अलावा कुत्ता आप लिख सकते हैं जानवरों में जो कि शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। नौवां प्रश्न है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है लिखिए। फाइब्रिनोजन जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है और थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करते हुए प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को पहले मोनोमर्स जिसको अमीनो अम्ल कहते हैं में विखंडित कर देता है। इसके बाद जो अमीनो अम्ल होता है उसके पॉलीमराइजेशन से फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। फाइब्रिन के छोटे छोटे जो ठोस टुकड़े होते हैं वह जहाँ पर घाव लगा हुआ है वहाँ पर जम जाते हैं और इसमें जो रुधिर की कणिकाएं होती हैं वह आपस में फंस जाते हैं, ठीक है, इसके जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से घाव वाले स्थान पर रुधिर का धीरे धीरे थक्का जमने लगता है और वहाँ से रुधिर कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं और रुधिर का बहाव रुक जाता है। तो ये पूरा रक्त के जमने का प्रोसेस होता है, फाइब्रिनोजन की यह भूमिका होती है रक्त के जमने में। 10वां प्रश्न है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या है, नाम लिखिए। तो अयस्क की सांद्रण की आवश्यकता इस वजह से पड़ती है क्योंकि जो
अयस्क हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे कि मृदा की अशुद्धियाँ या फिर अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको सांद्रण के माध्यम से उनको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से आपसे दो विधियाँ पूछी गई थी सांद्रण की। तो पहला विधि आप लिख सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा आप लिख सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके अलावा फेन प्लवन विधि। ये कुछ आप लिख सकते थे, सिर्फ आपसे नाम पूछा गया था। ठीक है, 11वां प्रश्न है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करिए। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई यानी कि धारा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब आवेश और टी मतलब समय। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न है खाद्य जाल को समझाइए, एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन करिए, खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करिए। पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो कि कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक इंटरलॉकिंग का पैटर्न बन जाता है। खाद्य श्रृंखला में इस जटिल रूप के जाल के स्वरूप को ही खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। और इसकी सचित्र वर्णन के बारे में पूछा गया था। सचित्र वर्णन में आप इस प्रकार से कुछ दिखा सकते हैं कि पहला देखिए 3 खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। पहला घास हो गया, उसको खरगोश ने खा लिया और खरगोश को फिर बाज ने खा लिया। दूसरा श्रृंखला दिखाया गया है कि घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को छिपकली ने खा लिया। तीसरा दिखाया गया है कि घास को चूहे ने खाया और चूहे को फिर सांप ने खा लिया। अब ये तीनों अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं थीं, जिसमें से चूहे को अगर बाज ने खा लिया या फिर सांप को फिर बाज ने खा लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों श्रृंखलाएं अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर के एक जाल का रूप ले रही हैं और इसी को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। और अब बात करेंगे खाद्य जाल और श्रृंखला के बीच में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला में सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही प्रारंभ होती हैं, क्योंकि पौधा ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तथा इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता है। जबकि खाद्य जाल की बात की जाए तो इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाज था वो चूहे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, यानी कि दो एक तरीके से हो गया, उसका ऊर्जा का स्रोत हो गया। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सिर्फ पहले पौधा होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं खाद्य श्रृंखला में कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। जीवों की एक श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी ना होकर के एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को खाद्य जाल कहते हैं। तो ये कुछ अंतर आप लिख सकते हैं। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, जैव विकास क्या है? जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण परिवर्तन के कारण जीवों के आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को ही जैव विकास कहा जाता है। और इसके विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में आप लोग लिख सकते हैं कि लैमार्कवाद का सिद्धांत और डार्विनवाद का सिद्धांत, इसके अलावा नौ डार्विनवाद का सिद्धांत और ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आप लोग लिख सकते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते थे क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, निस्तापन व भर्जन से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके अशुद्धियों को दूर करना भर्जन और निस्तापन कहलाता है। इसमें प्रमुख बात यह है कि वायु की उपस्थिति में हम उसको गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड Cu2S में से सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करते हैं तो Cu2O में वो कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अशुद्धि के रूप में गैस के रूप में निकल जाती है। इसी प्रकार से आप जिंक सल्फाइड का भी देख सकते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ZnO अयस्क मिल जाता है और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियां गैस के रूप में निकल जाती हैं। 15वां प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं लिखिए। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी की विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते थे।
तीसरा आप लोग लिख सकते हैं तत्व का परमाणु भार उनका मौलिक गुण बताया गया था। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि सारणी में रिक्त स्थानों के तत्वों के गुण धर्मों को पहले से ही बताया जा सकता था। वहीं संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में 7 रो होते थे जिसको आवर्त बोला जाता है और 8 कॉलम होते हैं जिनको समूह कहा जाता है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, आवेश के सुचालक व कुचालक से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आवेश का सुचालक कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें आवेश की प्रवाह आसानी से हो सके और आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उनको आवेश का सुचालक कहेंगे और जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें आवेश का कुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग बता सकते हैं कि लोहे की छड़ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह आवेश का सुचालक होगा, लेकिन वहीं प्लास्टिक की अगर छड़ है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वह आवेश का कुचालक होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सचित्र स्पष्ट करना है उदाहरण देकर, तो ये उदाहरण आप देख सकते थे और एक लोहे की छड़ या फिर शीट बना करके उसमें आवेश के प्रवाह को आप दिखा सकते थे और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव हो रहे हैं वो दिखा सकते हैं और प्लास्टिक की छड़ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे उसको आप दिखा सकते हैं। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन से आवश्यक उपकरण एवं औषधियाँ रखेंगे। चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व किया जाने वाला सहायक इलाज प्राथमिक उपचार कहलाता है और प्राथमिक उपचार बॉक्स में सामान्य सी चीज़ें जैसे कि एंटीसेप्टिक क्रीम, इसके अलावा घाव पर लगाने के लिए डिटॉल, चोट लगने पर हैंडी प्लास्ट और खून के बहाव को रोकने के लिए कॉटन यानी कि रुई और पट्टियाँ रखेंगे ताकि कॉटन को रख करके उसे बांधा जा सके। इसके अलावा सामान्य सी दवाइयाँ आप रखते हैं जैसे कि सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, ये सब की छोटी मोटी दवाइयाँ आप रख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि इस कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जहाँ जहाँ रहेगा और जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं होती चली जाएंगी। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लोहे या फिर ऐसा चुंबकत्व वाली चीज वस्तु रखी जाए तो वह इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बल को अनुभव करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा विज्ञान का पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आप वर्ष 2021 में पूछे गए अन्य सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही आपको वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के हल मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।